संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अवसर और समान अधिकारों से नवाजा है। मजहब, जाति, लिंग, समुदाय, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक संविधान ने हम सभी को दिया है। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में आपको न्याय नहीं मिलता, आप ठगा सा महसूस करते हैं। आपके हक और हुकूक की बात करने, आपके अधिकारों से आपको रूबरू कराने, आपको न्याय दिलवाने और सम्मान से सिर उठाकर जीने का हक देने के लिए हम आपको बताएंगे कि न्याय पाने की इस लड़ाई में आपको करना क्या है। क्या आपको पता है कि आपकी सरकार आपको लीगल एड यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता देती है? संसद टीवी आपके हक, आपके हुकूक और आपके अधिकार से जुड़ा कार्यक्रम लेकर आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका कानून। आपका कानून के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विक्टिम कॉम्पनसेशन की, यानी कि पीड़ित को मुआवजा। संविधान कहता है कि लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। कानूनी तौर पर सरकार भी नैतिक और सामाजिक आधार पर भी पीड़ित की रक्षा करने और उनका पुनर्वास करने को बाध्य है। और इसी के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 357A बनाए जाने के बाद राज्यों में भी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम बनाई गई। पीड़ितों को मुआवजे को लेकर इस देश में क्या है प्रावधान? वो कौन कौन से लोग हैं जो मुआवजा पाने के हैं हकदार? कानूनी सहायता के लिए आप कहां जाएं, किससे बात करें? ऐसे तमाम वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं आपका कानून। और स्टूडियो में मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर्षिता मिश्रा, आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, साथ ही सेक्रेटरी लिटिगेशन दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में मैम। और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी अधिवक्ता, आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी हैं सुप्रीम कोर्ट, अनुजा पेठिया। स्वागत है आपका संसद टीवी में। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे पास तमाम सवाल जो हैं वो ईमेल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से भी आए हैं, जैसे हम कार्यक्रम में आगे लेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत हर्षिता मैम मैं आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले जो विक्टिम कॉम्पनसेशन है, इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? ओरिजिनली जो सीआरपीसी था उसमें सेक्शन 357 था, जिसमें था कि अगर जो कॉन्विक्ट है जिसको पनिशमेंट दिया गया उस पे अगर कोई फ़ाइन इम्पोज होता है तो वो फ़ाइन एज कॉम्पनसेशन दिया जा सकता था टू द विक्टिम। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये कॉम्पनसेशन मिलते मिलते तक बहुत देर हो चुकी होता है। जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल जजमेंट के बाद कॉम्पनसेशन मिलता है। तो इंटरिम स्टेज पे विक्टिम को क्या रिलीफ दिया जाए, तो उसके लिए 357A सीआरपीसी में इंसर्ट किया गया था सन 2009 में, जिसमें ड्यूटी कास्ट हुई थी सारे राज्य सरकारों पर कि वो केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर एक कोई स्कीम फ्लोट करे विक्टिम्स के लिए, ताकि उनको मुआवजा या प्रतिकर मिल सके। तो इस स्कीम के तहत क्या है कि इंटरिम कॉम्पनसेशन का भी प्रावधान है। फाइनल कॉम्पनसेशन के अलावे आपको इंटरिम कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, राइट। तो क्योंकि सरकार ने ये देखा कि बहुत बार विक्टिम्स को सबसे इमीडिएट नीड होती है जब अपराध हुआ होता है, उसके जस्ट बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉम्पनसेशन की। तो इन स्कीम्स में प्रोविज़न है कि जब भी एफआईआर लॉन्च हुआ उसके बाद आप अपना आवेदन दे सकते हैं कॉम्पनसेशन के लिए, और आपको एट द अर्लीस्ट कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इमीडिएट कॉम्पनसेशन एट द अर्लीस्ट होता है, और इमीडिएट कॉम्पनसेशन भी लाइक आपको जैसे मतलब एफआईआर हुआ उसके बाद आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो 60 डेज़ के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होके प्रोविजन है कॉम्पनसेशन देने का। जी बिल्कुल, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं जिसको लेकर मैं आपके पास आगे आऊँगी। लेकिन अनुजा मैम, मैं आपका रुख कर लूँ, क्योंकि आप लोग के पास कई बार ऐसे मामले आते होंगे। पीड़ित जो है कई बार अगर जो मुल्जिम है उसको सज़ा मिल भी गई, उसके बाद भी जो पीड़ित है, क्या उसका दर्द कम हो पाता है? क्या मुआवजा देने के बाद हम उसे कंपनसेट कर सकते हैं? इसका जो प्रोसेस होता है कई बार लंबा हो जाता है। अगर मैं ऐसे, आप चूँकि वकील हैं, कई बार ऐसे मामलों को देखा होगा, आप लोगों की भूमिका इसमें किस तरह से होती है? देखिए, इसमें 2003 में एक मालिमत कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी की रिपोर्ट में काफ़ी ब्लंटली लिखा गया था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो हमारा इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि विक्टिम कहीं पीछे ही छूट जाता है।
तो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच लॉ में लाना बहुत ज़रूरी है। और मतलब एज लॉयर्स हम देखते हैं कई बार विक्टिम्स का फ्रस्ट्रेशन कि आपकी जिम्मेदारी, स्टेट की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो अक्यूज़ के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करें और उनको पनिशमेंट दें। एक विक्टिम जो है वो काफ़ी ट्रॉमा से गुजरता है, फिजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, पूरी फैमिली लाइफ आपकी डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, मेडिकल कॉम्पनसेशन, काउंसलिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो स्टेट की ड्यूटी इज़ नॉट ओनली टू पनिश द क्रिमिनल बट ऑल्सो टू रिहेबिलिटेट द विक्टिम। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि 357A के बाद नाउ दिस सिस्टम इज़ मूविंग टुवर्ड्स रिहेबिलिटेशन, कि विक्टिम को कैसे बिफोर द क्राइम उसकी जो स्टेटस था, जो उसका मेंटल पोजीशन था, हाउ डू यू रिस्टोर हिम और हर टू दैट। जी। सो इसमें एज लॉयर्स हम कोशिश करते हैं कि हम कोर्ट्स के सामने प्रेजेंट करें व्हाट अ विक्टिम इज़ गोइंग थ्रू। एंड जैसे मैम ने बताया कि अब 357A के बाद लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के पास पावर है टू प्रोसेस एप्लीकेशंस फॉर इंटरिम कंपनसेशन, ताकि किसी विक्टिम को बहुत लंबा इंतजार ना करना पड़े और वो अपनी लाइफ रीबिल्ड करना फिर से स्टार्ट कर सके। जी बिल्कुल। हर्षिता मैम, सवाल मेरा ये है कि इस पीड़ितों के मुआवजे को लेकर जो प्राइस टैग है वो क्या है और इस प्राइस टैग का निर्धारण कैसे होता है? हाँ जी, सो आप अगर देखेंगे दिल्ली में एक दिल्ली विक्टिम्स कॉम्पनसेशन स्कीम है। हर राज्य ने अपना अपना अलग अलग स्कीम बनाया हुआ है। ठीक है। दिल्ली में जो अभी प्रभावी स्कीम है वो 2018 में लाया हुआ स्कीम है। उसमें 2 पार्ट्स हैं। तो उसमें आप देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम कॉम्पनसेशन अलग अलग ऑफेंसेस के लिए अलग अलग स्लैब्स प्रिस्क्राइब्ड है। तो मोस्टली ये जितने ऑफेंसेस हैं वो बॉडीली ऑफेंसेस हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस अभी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में कवर्ड नहीं है, बट अगर कोई ऑफेंस लॉस ऑफ लाइफ या ग्रीवियस इंजरी में रिजल्ट करता है वैसे ऑफेंसेस कवर्ड हैं। रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ हो गए, अननेचुरल सेक्सुअल असॉल्ट, सो इन तरह के ऑफेंसेस कवर्ड हैं और हर के लिए अलग स्लैब प्रिस्क्राइब्ड है। अगर रेप विक्टिम्स का देखा जाए तो 3 to 7 लाख का कॉम्पनसेशन प्रिस्क्राइब्ड है। मिनिमम जो है 3 लाख है, मैक्सिमम 7 लाख है जी। सो जो पार्ट 2 है दिल्ली विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम का, उसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस कवर किए हुए हैं। तो एंड दैट इज पर्टेनिंग टू विमेन विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, और बच्चे भी इसके अंडर कवर्ड हैं, बिकॉज पॉक्सो एक्ट के अंदर जो बच्चे आते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, बी इट अ माइनर बॉय और अ गर्ल, इवन दे आर कवर्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस स्कीम। और बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो ये जो स्लैब्स है उनके लिए स्पेशल 50% इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड स्लैब बच्चों के लिए। तो कोई एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस द अमाउंट, द कॉम्पनसेशन अमाउंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट नेचर्स ऑफ ऑफेंसेस। जी बिल्कुल। अनुजा मैम, कई बार क्या होता है कि जो कोर्ट की कॉपियाँ आती है, क्योंकि आमतौर पे जो पीड़ित होते हैं गरीब तबके से होते हैं, उतने शिक्षित नहीं होते, और कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो इतना टफ होता है, इंग्लिश में होता है। तो क्या ये संभव है कि जो ऑर्डर की कॉपी है, अगर कोई जो विक्टिम है अपने ऑर्डर के लिए डिमांड करता है कि उसे उसकी जो प्रति है ऑर्डर की वो हिंदी में उपलब्ध कराई जाए, तो क्या ये है प्रोसेस में संभव है? प्रोसेस में संभव तो है, लेकिन वो भी अगेन इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। सो एज लॉयर्स हम क्या करते हैं कि हम उन्हें कन्वे करते हैं कि ये ऑर्डर आया है, हम उन्हें समझाते हैं कि ये ऑपरेटिव डायरेक्शंस हैं और उनकी मदद करते हैं उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में। किसी के लिए कॉम्पनसेशन का अगर ऑर्डर आया है, सो हाउ, मतलब ऑर्डर आने के बाद भी यू हैव टू टेक सेवरल स्टेप्स कि आप वो कॉम्पनसेशन का पैसा कैसे अटेन करेंगे, तो उसके लिए कहाँ पे क्या एप्लीकेशंस डालनी है। वो जो प्रोसेस है वो कई बार ऑर्डर में सेल्फ एविडेंट नहीं होता है, वो समझना पड़ता है कि ऑर्डर आने के बाद आपको क्या करना है। तो उसमें मतलब वी हेल्प द विक्टिम्स की कैसे दे कैन अटेन द कॉम्पनसेशन। बाकी आई थिंक अंडर लीगल DLSA वगैरह में प्रोविजंस हैं टू प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ द ऑर्डर विदाउट टेकिंग, जो एक सर्टिफाइड कॉपी की भी फीस होती है जी, वो उसको दिए बिना आप कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं। आई थिंक ये राइट्स अक्यूज्ड को भी अवेलेबल हैं और विक्टिम को भी अवेलेबल हैं। तो अगर वो लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्लाई करेंगे तो अथॉरिटी की ड्यूटी है उनकी मदद करना इस मामले में। मैम यहाँ पे मैं बस ऐड करना चाहूँगी, बताइए। सो जैसे जनरली जो कॉम्पनसेशन के अवार्ड्स होते हैं वो चाहे तो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो चाहे तो अवार्ड पास करते हैं, या जो कंसर्न स्पेशल पॉक्सो कोर्ट है वो कॉम्पनसेशन अवार्ड करती है। तो जनरली ऐसा प्रावधान है कि जब भी कोई कॉम्पनसेशन अवार्ड पास होता है उसकी एक कॉपी जो है प्रतिलिपि दी जाती है विक्टिम को, राइट। अगर उसको समझने में दिक्कत आ रही है तो सेक्रेटरी और जो जज कंसर्न है वो भी उसको बताते हैं कि उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है।
इसके अलावा अगर उसको ट्रांसलेटेड कॉपी चाहिए और अगर विक्टिम के पास सपोज अपना प्राइवेट काउंसिल नहीं है तो हम लोग मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं, और उस मुफ्त कानूनी सहायता जो है उसके अंतर्गत ये भी है कि हम उसे सर्टिफाइड कॉपी और अगर वो चाहे तो ट्रांसलेटेड कॉपी भी प्रोवाइड करने का प्रोविज़न है स्कीम के अंडर। जी बिल्कुल। चूँकि ये जो प्रोग्राम है वो हमारे उन लोगों के लिए है जो दरअसल सहायता चाहते हैं, रास्ता चाहते हैं, तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो ईमेल के थ्रू और फेसबुक के थ्रू हमारे पास आए हैं। बिहार से एक सवाल आया है, मैं चाहूँगी अपनी टीम से कि इसको वो प्ले करें उसकी ग्राफिक्स को, क्योंकि सवाल को हमने ग्राफिक्स के माध्यम से लिया है। उन्होंने, पीड़िता ने अपना नाम नहीं बताया है, उन्होंने कहा है कि मैं एक रेप पीड़िता हूँ, क्या रेप के केस में भी मुआवजे का प्रावधान है, और अगर है तो मैं इसके लिए कैसे आवेदन करूँ? राइट, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी हर्षिता मैम। हर स्टेट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर राज्य ने अपना एक स्कीम बनाया हुआ है। ऑर्डिनरली रेप इज़ कवर्ड अंडर दी स्कीम्स, जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है, हर राज्य ने रेप को कवर किया हुआ है एज अ पार्ट ऑफ द विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम। तो जो भी बिहार में जो भी स्कीम एप्लीकेबल होगी उसके अंतर्गत जो भी आपको कॉम्पनसेशन होगा उसके लिए आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, आप वहाँ पे जाएं। अगर आपको वकील नहीं भी है तो वहाँ पे आपको फ्री लीगल एड मिल सकता है। एक लॉयर आपके लिए एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेगा, वहाँ पे जो DLSA कंसर्न है वो उसको टेकअप करके और आपके जो भी नीड्स हैं उसको असर्टन करते हुए इंटरिम कॉम्पनसेशन पास कर सकती है। बहुत बार ये होता है कि आप ट्रायल कंक्लूड होने वाला है तो आप उस स्टेज पे अगर कोर्ट कंसर्न है, उसको लगता है कि कॉम्पनसेशन की ज़रूरत है, तो वो हमारे पास उन केसेस को रिकमेंडेशन भेज सकती है कि प्लीज़ कंसिडर दिस केस फॉर ग्रांट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो उसके हिसाब से भी विक्टिम को कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। बिल्कुल राइट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको के इस सवाल का जवाब मिला होगा। और अनुजा जी, आपसे अगला क्वेश्चन है, क्योंकि एक सवाल और है जो फेसबुक पर आया है, इसको मैं आगे आपसे पूछूंगी। सवाल ये है कि कई बार जो पीड़ित हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि अगर उनके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, जो मुलजिम है उसको सज़ा मिल गई, लेकिन उन्हें मुआवजा भी मिलेगा, इसकी ही जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में आप लॉयर्स की भूमिका को कैसे देखती हैं या बाकी एजेंसियों की भूमिका को कैसे देखती हैं कि इतना एजुकेट किया जाए, इतना अवेयरनेस लेकर आया जाए ताकि विक्टिम्स को अपने अधिकारों का पता हो कि हाँ, हम मुआवजे के अधिकारी हैं? राइट, सो इसमें आई थिंक मोर देन लॉयर्स ज़रूरी ये है कि आज स्कूल लेवल हम लीगल एजुकेशन स्टार्ट करें, बिकॉज लॉ ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की लाइफ में एवरीबडी हैज़ टू डील विद इट। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप काम हाउसवाइफ हो, आपको लॉ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है एक बेटर लाइफ लीड करने के लिए और अपने अधिकार समझने के लिए। तो स्कूल लेवल पे ही विक्टिम्स को समझाना, स्टूडेंट्स को समझाना कि आपकी क्या राइट्स हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब एज लॉयर्स हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऑफ कोर्स प्रो बोनो मैटर्स करें, हम मैटर्स विक्टिम्स की मदद करें जहाँ पे मतलब मोस्टली इनफैक्ट काफ़ी लोग जो होते हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं लीगल सर्विसेज, तो लॉयर्स को वहाँ पे उनकी मदद करनी चाहिए एंड उनको अवेयर कराना चाहिए उनके राइट्स के बारे में कि आपके क्या राइट्स हैं, आपको कितना कॉम्पनसेशन मिल सकता है। ऑलरेडी बॉडीज़ हैं नालसा के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे कैसे अप्रोच करा जाए। अदर बॉडीज़ भी हैं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हो गया, इनके एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता होता है विक्टिम्स को। बिल्कुल। तो आपको कैसे अप्रोच करना है, FIR रजिस्टर करनी है तो कैसे करनी है, अगर पुलिस नहीं कर रही है रजिस्टर तो आप क्या करेंगे, आपका फंडामेंटल राइट्स हैं अब वायलेट हो रहे हैं तो आप कब आर्टिकल 32 या 226 के अंडर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जिसमें एज लॉयर्स हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप क्या करें, कॉम्पनसेशन कैसे लें, आपको कितना मिलना चाहिए, क्योंकि एक बात होती है प्रोसेस इनिशिएट करना, एक सेकंड चीज़ होती है कि क्या वो प्रोसेस सक्सेसफुल होगा और इज इट इवन वर्थ द एफर्ट। कि अगर मान लीजिए कोई छोटे ऑफेंस के आप वो हैं, विक्टिम है और कॉम्पनसेशन कम मिलेगा, तो डू यू वांट टू डू दैट, बिकॉज कोई भी लिटिगेशन प्रोसेस को अंडरगो करना भी अपने आप में एक मेंटल ट्रॉमा होता है, यू हैव टू रीलिव द क्राइम। सो वो सब इन अ वे काउंसिल करना क्लाइंट को, विक्टिम को कि आगे क्या होगा, उन्हें एजुकेट करना कि ये स्टेप्स होंगे और इतना टाइम लगेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है इसके लिए एक टाइम फ्रेम भी फिक्स होना चाहिए, नहीं तो वो कहते हैं जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई वाली स्थिति जो है वो हो जाती है। हर्षिता मैम, एक अगला सवाल जो है वो मध्य प्रदेश से आया है। उनका सवाल ये है कि मेरा सवाल है कि कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के चलते मेरे बेटे का कत्ल कर दिया।
उन्हें सजा भी हो गई है, लेकिन मैं अपने बेटे को खोने के लिए मुआवजे का अधिकारी हूं या नहीं, वो ये जानना चाहते हैं। मध्य प्रदेश से हैं मैम, इसका सवाल का जवाब। मैम, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की स्कीम में लॉस ऑफ लाइफ कवर्ड है या नहीं। जैसे दिल्ली में जो स्कीम है वहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ इज़ कवर्ड एज वन ऑफ द ऑफेंसेस, तो उसमें हम लोग 10 लाख तक का मुआवजा जो भी मतलब विक्टिम था उस क्राइम का, उसको उसके परिवार वालों को जो उस विक्टिम के ऊपर आश्रित थे उनको 10 लाख तक का मुआवजा हम लोग देते हैं। तो उनको वहाँ जो मध्य प्रदेश में स्कीम होगा उसमें देखना होगा कि कितना। ऑर्डिनरली लॉस ऑफ लाइफ के केसेस में हर राज्य में प्रावधान है कि कॉम्पनसेशन मिले, तो वो DLSA कंसर्न जो है वहाँ पे वो एप्लीकेशन मूव कर सकती है। जैसा कि इन्होंने बोला कि ट्रायल में कंक्लूड हो चुका है और मुलजिम को सज़ा भी मिल चुकी है, तो ये भी देखना होगा कि कितने समय पहले वो ट्रायल कंक्लूड हुआ, बिकॉज़ हर स्कीम के अंदर एक समय सीमा बांधी हुई है कि घटना घटित होने के 3 साल के अंदर अंदर या मुकदमा ख़त्म होने के 3 साल के अंदर अंदर आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो उसमें ये जानना ज़रूरी है कि कब ये ट्रायल कंक्लूड हुआ और कब वो जजमेंट मिला, उसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अगर वो समय सीमा के अंतर्गत आता है तो। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि आजकल मतलब वन ऑफ द एडवांटेजेस बोल लीजिए आप, ये है कि आजकल ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो अगर आप विक्टिम हैं तो आप एक जनरल गूगल सर्च भी करेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश के क्या विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है, तो इंस्टेंटली आपको PDF डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो अगर आप उसको ऊपर से भी देखें, और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं सभी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को कि आप पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल्स भी बनाए जहाँ पे एक अक्यूज जो है विक्टिम जो है वो जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सके, बिकॉज विक्टिम के लिए भी आसान नहीं होता वकील के थ्रू जाना। तो डायरेक्ट इंटरफेस होना बिटवीन द विक्टिम एंड द लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसकी भी कोशिश करी जा रही है। तो अगर मध्य प्रदेश में अवेलेबल है तो वो जा सकते हैं, बिल्कुल वो कर सकते हैं। लेकिन अनुजा मैम, एक सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। बहुत से लोग इतने गरीब तबके के होते हैं कि उनको शायद गूगल सर्च करना भी नहीं आता, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं होती। ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगी जो कि ऑनलाइन नहीं जा सकते, वो ऑफलाइन के कहाँ पे जाके नॉक करें? सबसे पहले वो स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाएं, जो भी उनकी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहाँ पे वो जाए, वहाँ पे उनको डेफिनेटली कोई ना कोई फ्री लीगल एड एलोकेट करा जाएगा, और जो भी लॉयर उनको फिर एलोकेट करा जाता है वो इनको एजुकेट करेगा और बताएगा कि आगे क्या स्टेप्स हैं। तो जो भी लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनका राइट है वहाँ पे जाके उनसे रिलीफ मांगना और पूछना कि क्या मैं यहाँ पे क्या गेन कर सकती हूँ। ठीक है, एक और सवाल हमारे पास आया है, मैं चाहूँगी उस सवाल को हमारी स्क्रीन पर लाया जाए। सवाल ये है कि मुआवजे के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है और इसे कब पेश किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल हर्षिता मैम मैं आपसे भी जानना चाह रही थी कि विक्टिम कॉम्पनसेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके पात्र जो लोग हैं उनकी जो कैटेगरी है या लिस्ट है वो क्या है? विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के हिसाब से जो डायरेक्ट विक्टिम, जो प्राइमरी विक्टिम जिसके साथ वो अनहोनी हुई है, वो आवेदन कर सकता है, या फिर उसके ऊपर जो आश्रित लोग हैं वो भी आवेदन दे सकते हैं, राइट? बहुत बार होता है कि बच्चा माइनर है, वो खुद आवेदन नहीं दे सकता, तो जो उसके गार्जियन है वो भी उसके बिहाफ पे कॉम्पनसेशन का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। साथ ही अगर उसको कोई काउंसिल मिला हुआ है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा, तो वो भी उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन लगा सकता है। हमारे यहाँ जो स्कीम लागू है उसके हिसाब से जो SHO या IO है उस केस का, वो भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकता है टू DLSA फॉर कॉम्पनसेशन। जी, तो इस तरह से अलग अलग श्रेणी के लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एप्लीकेशन डायरेक्टली DLSA में लग सकती है या जो कोर्ट कंसर्न्ड है वहाँ पे लगाई जा सकती है। बस ये देखना होगा कि एप्लीकेशन वहीं लग सकती है उसी क्षेत्र में जहाँ पे वो घटना घटी है, जहाँ पे वो क्राइम हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्राइम कहीं और हुआ होता है, एप्लीकेशन कहीं और मूव होती है, तो उन केसेस में जनरली ये होता है कि DLSA जहाँ पे वो एप्लीकेशन मूव हुई वो उस एप्लीकेशन को अग्रसरित करके जो अदर DLSA जहाँ के जिस जुरिस्डिक्शन में वो घटना घटी है वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पे कॉम्पनसेशन का इशू डिसाइड हो और विक्टिम को मिल सके। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो सवाल किया था उसका जवाब आपको मिला होगा। अनुजा जी, कई मामलों में ऐसा होता है कि जो मुलजिम होता है वो खुद ही इतना गरीब होता है, उसकी हैसियत नहीं होती कंपनसेट कर सके। ऐसी स्थिति में जो विक्टिम होता है उसको मुआवजा देने के लिए क्या प्रावधान है? क्या राज्य सरकारें उसमें आगे आती हैं और इसे लेकर क्या नियम है? तो पहले सेक्शन 357 अभी भी है, इनफैक्ट 357 CRPC जो जिसमें ये था कि जो कंपनसेशन है
वो उससे डिराइव होगा जो अक्यूज्ड पे कन्विक्शन होने के बाद फाइन लगा है। ठीक है। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले तो कन्विक्शन होने में टाइम पीरियड लग रहा है। सेकेंडली जो आपने कहा कि अगर अक्यूज जो हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी नहीं है तो वो कहाँ से कॉम्पनसेशन देंगे। बिल्कुल। और फाइन भी एक लिमिट है, आईपीसी में लिमिट्स हैं कि इस पे इतना फाइन लगेगा। अगर इंजरी या लॉस विक्टिम को उससे ज़्यादा हुआ है तो आप उसके बियॉन्ड अवॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद 357A अमेंडमेंट के बाद आया है सीआरपीसी में, जिसमें स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है, कि आप विक्टिम्स को कॉम्पनसेट करेंगे और इसीलिए जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ कास्ट करी गई हैं कि जब आपके ऊपर आप पे एप्लीकेशन फाइल होगी, कोई भी विक्टिम एप्लीकेशन फाइल करेगा टू सीक कॉम्पनसेशन, तो वो जो पर्टिकुलर कॉम्पनसेशन है, जो भी स्लैब्स दिए हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स में, वो स्टेट से जाता है। तो यहाँ पे स्टेट का रोल जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, नॉट जस्ट टू पनिश द अक्यूज्ड बट ऑल्सो टू रिहैबिलिटेट द विक्टिम। ठीक है। हर्षिता मिश्रा जी, सवाल ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अगर कोई विक्टिम, उसे जो मुआवजा मिला है, कॉम्पनसेशन मिला है, उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या वो उसके लिए दोबारा आवेदन कर सकता है या अपनी जो उसकी नाराज़गी है या जो वो चाहता है उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है? अगर ऐसा है तो इसको लेकर क्या रूल्स है? राइट, देखिए, अगर किसी विक्टिम को इंटरिम कॉम्पनसेशन मिला है और वो उससे अग्रीव्ड है तो वो एक फ्रेश एप्लीकेशन ज़रूर लगा सकता है फॉर इंक्रीज्ड कॉम्पनसेशन। या वो जैसे जो दिल्ली विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है उसके 2 भाग हैं, उसमें दिया हुआ है फर्स्ट भाग में अगर वो अग्रीव्ड है तो उसको उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए वो हाई कोर्ट जा सकता है आस्किंग कि मुझे और मुआवजा मिलना चाहिए इंटरिम स्टेज पे। और जो दूसरा पार्ट है वो विमेन विक्टिम्स से डील करता है, तो उसमें फर्स्ट जो अपीलेट फोरम है वो चेयरपर्सन डीएलएसए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज है, उनके सामने वो अपील कर सकता है कि मुझे जो इंटरिम रिलीफ मिला है, इंटरिम कॉम्पनसेशन मिला है, वो कम है और इसको और बढ़ाया जाए। तो वो जो डीएलएसए के चेयरपर्सन हैं वो फिर उस अपील को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और अगर उनको लगता है कि इस केस, कोई डिजर्विंग केस में और कॉम्पनसेशन देनी चाहिए तो इंटरिम कॉम्पनसेशन एनहांस किया जा सकता है। लेकिन अगर सपोज फाइनल कॉम्पनसेशन हो गया तो उन केसेस में विक्टिम फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। जैसे आपने पूछा ना कि एक और एप्लीकेशन लग सकता है या नहीं, तो फाइनल कॉम्पनसेशन अगर मिल गया तो उसके लिए आपको फिर अपील हाई कोर्ट में ही करनी होगी फॉर इंक्रीज इन द कॉम्पनसेशन। फ्रेश एप्लीकेशन कॉम्पनसेशन के लिए नहीं लग सकता। राइट, ऑर्डिनरली दिस इज़ द थिंग। और जनरली जो फर्स्ट पार्ट में उसमें अगर आप किसी कॉम्पनसेशन के ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो आप हाई कोर्ट में जाके उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन द हाई कोर्ट्स डिसीजन आपको फिर इंक्रीज कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। और अनुजा जी, चूँकि आपने कहा था कि एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है और आपने बहुत अच्छी बात की थी कि स्कूलों में, मतलब प्राइमरी लेवल से ही आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को ही एजुकेट करना शुरू करें। शायद वो अपने घर जाकर भी बताएं कि आज हमें ये बताया गया, कितना ज़रूरी है। और मुझे लगता है इस पर कुछ राज्यों में, शायद दिल्ली में इस पर शुरुआत हुई है और बाकी राज्यों में होना बाकी है। तो कितना ज़रूरी है ये कि हम प्राइमरी लेवल से ही इस एजुकेशन को शुरू करें? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विक्टिम्स के एंगल से ही नहीं, अपने राइट्स जानने के एंगल से ही नहीं, इनफैक्ट ओवरऑल सोशल जो हमें प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, सोशल बिहेवियर करेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन है और कई बार कहा जाता है कि हमारी सोसाइटी में सेक्सिज्म जो है वो इतना इनग्रेन्ड है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो कब कुछ कर रहे हैं जो इनअप्रोप्रिएट है। तो इसलिए जो लड़के हैं स्कूल्स में उनको भी समझाना कि हाउ टू, व्हाट इज़ द करेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स अ वुमन। आप क्या, कैसे बिहेव करें, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपकी क्या रेपरकशंस हैं, आपकी लाइफ कैसे ख़राब हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल किसी का वीडियो खींच लिया आपने स्कूल में मजाक में और आपने वायरल कर दिया, ये एक बच्चे के लिए, टीनेजर के लिए बहुत सिंपल सी बात है, उसको नहीं पता कि आईपीसी में ये क्राइम है नहीं है, बट ये क्राइम है और इसकी जानकारी अगर उसको होगी तो वो 2 बार सोचेगा ये करने के पहले। तो ऑटो करेक्ट आप बोल लीजिए, एक तरीके से सोसाइटी में ऑटो करेक्ट चालू होगा, प्रिवेंशन होगा, चीज़ें कोर्ट तक शायद कम पहुँचें। और ये प्रोसेस जो है, हमारे ओवरबर्डन कोर्ट्स हैं, शायद इनका भी बर्डन कम हो। तो इस तरीके से लीगल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप विमेन को देख लें, कई लॉट ऑफ विमेन आर हाउस वाइफ्स, दे डोंट वर्क, बट जब भी इफ़ दे गो थ्रू डिवोर्स या सेपरेशन हो जाता है तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पता नहीं होता, उन्हें अपनी एलिमनी के बारे में पता नहीं होता, मेंटेनेंस नहीं पता होता। तो अगर 12th क्लास तक ही उन्हें ये सब जानकारी मिल जाए कि मेरी क्या हक है, अगर मान लीजिए मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ और आगे जाके मेरे हस्बैंड मेरे लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हाउ कैन आई गेट मनी।
तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बच्चा है मेरा, बच्चा को वो छोड़ के चले गए हस्बैंड, तो बच्चे की एजुकेशन की फीस देना क्या वो हस्बैंड से मांग बिल्कुल, यानी कि सकती कुल हैं? मिलाकर जो लीगल अवेयरनेस है, लीगल एजुकेशन है, वो बहुत ज़रूरी है और इसके लिए शुरुआत जो है वो प्राइमरी स्कूलिंग लेवल से ही शुरू की जा सकती है। क्योंकि टाइम कम है, हर्षिता जी आपसे आखिरी सवाल कि चूँकि आप DSLSA को रिप्रेजेंट करती हैं और चूँकि आज का टॉपिक इतना महत्वपूर्ण था, पीड़ितों को मुआवजा, लोगों को अवेयर करने के लिए, और वो विक्टिम्स जिन्हें पता ही नहीं है उसके लिए खासकर जो दिल्ली की लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो क्या कर रही है, जिसे कॉपी करना चाहिए दूसरे प्रदेशों को भी। देखिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, तो हम लोग लीगल लिटरेसी एज अ मुहिम हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स में रीच आउट कर रहे हैं, पॉक्सो पे जैसे हमारे सेशंस हो रहे हैं, बाकी विमेन सेंट्रिक लॉज पे हमारे सेशंस होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ हम जाकर बताते हैं कि आप कैसे हमें रीच आउट करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1516 जिसके ज़रिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा फ्रंट ऑफिस है जहाँ पे आप आके अप्रोच कर सकते हैं एंड आपको जो भी लीगल एडवाइस और हेल्प चाहिए वो मिल सकती है। अगर आप कानून में देखें तो बच्चे और महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता हमेशा, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम स्लैब, उनको मुफ्त कानूनी सहायता मिलने का अधिकार है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और आप अपनी समस्या बताएं, हमारे काउंसिल्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की जो सुविधा है वो हर राज्य में है, यानी कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो हर राज्य की अपनी है, ज़िला स्तर पर भी है, और लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी रीच में है, ज़रूरत है तो बस आप वहाँ तक पहुँचे, आपको जानकारी हो। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। तो क्या है आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने कानून में क्या प्रावधान किए हैं, आप जानेंगे उन कानूनों के बारे में जो आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, आपको आपका हक नहीं मिल रहा, तो संसद टीवी आपको देगा वो मंच जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं अपने अधिकारों को, आप कर सकते हैं अपने हक की बात। आपको मिलवाएंगे देश के बड़े कानूनविदों और सलाहकारों से जो करेंगे आपकी सहायता, देंगे आपके सवालों का जवाब, जिससे आप अपने आगे की राह खुद तय कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, आपके सवालों के साथ और हमारे कानूनविदों के जवाब के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।